नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट ईवीएस दिसंबर 2022 के लिए अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको ईवीएस का पूरा सिलेबस कवर करा दिया है। एनसीईआरटी की क्लास 3, 4 और 5 की बुक को भी मैंने आपको कवर करा दिया है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है, हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सीटेट का 2014 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 2014 का ही सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि सीटेट की पॉलिसी है वो एक साल में 2 बार पेपर कराता है। ठीक है, तो आज हम लोग सितंबर 2014 के पेपर को सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको लिखा है इसमें सीधी तरीके से, कांसा जो है या ब्रांज, ये दो धातुओं का मिश्रण है। ये धातुएं कौन कौन सी हैं? तो मैंने जब आपको मेटलर्जी जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था आपको कि जो कांसा होता है वो कॉपर और टिन का मिलकर बना होता है। ठीक है, कॉपर और टिन यानी कि तांबा और टिन। तो तांबा और टिन का ये एक मिश्र धातु है जो बहुत ही मजबूत होता है। कह लीजिए कि पहले के ज़माने में इसका प्रयोग औजार बनाने में, बर्तन बनाने में, कई सारी चीज़ों में किया जाता था। ठीक है, तो कांसा जो है किसका किसका मिश्रण है? तांबा और टिन का। ये आपको पुस्तक में दिया हुआ है, क्लास 4 की पुस्तक में, आप आराम से वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को ढूंढिए या चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज़ को आप जो भी चीज़ आप खाना चाहते हो तो कैसे खा सकते हो? या तो आप तल कर खाओ, या तो आप भून कर खाओ, या तो आप सेक कर खाओ, और या तो आप उबाल कर खाओ। यही 4 तरीके हैं। तो इनमें से आप देख लीजिए कौन सा तरीका हमारा सही बैठता है। देखिए, पहले वाले में उबाल कर तो सही है, गूँथ कर नहीं होता तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेक कर सही है, उबाल कर सही, बेल कर नहीं होता ये भी गलत हो गया। तल कर, भून कर, भिगो कर और भून कर, तो ये भी गलत हो गया। सेक कर, तल कर, भून कर, ये यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को हम सेक कर खा सकते हैं, तल कर खा सकते हैं और भून कर खा सकते हैं। ठीक है, तो 62 का आंसर हो जाएगा 4th नंबर। आगे देखिए, ये चैप्टर मैंने आपको बताया था, बछेंद्री पाल का जो चैप्टर था जिसमें माउंट एवरेस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। सही कथन बताइए। तो आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या सही कथन हो सकता है उसको आपको चुन के बताना है। देखिए, लिख रहा है जम्मू कश्मीर का भाग है, बिल्कुल गलत है। ये जम्मू कश्मीर का भाग तो है ही नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। तो देखिए, यह नेपाल का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,900 मीटर। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि जो पुस्तक में दिया हुआ है वो सीधा सीधा कहा है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी किसने? बछेंद्री पाल जी ने। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,900 मीटर, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई है। और इसको नेपाल में क्या कहते हैं? नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा। सागर माथा के नाम से ये नेपाल में फेमस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये सेकंड नंबर, नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये अभी पिछले पेपर में भी आया था। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी न पहुंच जाए। सेम क्वेश्चन ये पिछले बार भी पूछा था, यानी कि जब फरवरी 2014 का पेपर हुआ था तो उसमें भी पूछा था, और देखिए सितंबर में भी पूछा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा पलट दिया। क्या कह रहा है कि रेगिस्तानी एक पेड़ है जिसकी जड़ें जो है गहराई में जाती रहती हैं, तब तक जाएंगी जब तक वे पानी तक ना पहुंच जाएं। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी पेड़ की जो जड़ें होती है, ऊंचाई होती है, लगभग कितनी होती है जड़ों की? 3 गुनी, 30 गुनी। ठीक है, मान लीजिए अगर ये पेड़ की ऊंचाई है तो इसकी जड़ें कितनी होती हैं? 30 गुनी। अगर ये 1 है तो ये 30 होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब कह रहा है यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था, नाम इसका भले ही रेगिस्तानी ओक है लेकिन ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपको जैसे
पिछले पेपर में पूछा था वैसे ही पूछा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है गांधीधाम से चल रही है कब, 16 जुलाई को, और 18 जुलाई को पहुंच जा रही है। ध्यान से समझिएगा, कब चल रही है, सुबह 5:15 पे, और कब पहुंच रही है, 4:45 पे। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। अच्छा मान लीजिए वो 16 तारीख से चली है, 18 तारीख को पहुंच गई, तो कितना घंटा लगाएगी, 48 घंटा, है ना, 48 घंटा लगाएगी। अगर मान लीजिए वो 5:15 पे चली थी, कितने पे, 5:15 पे, और वो 18 तारीख को अगर वो 5:15 पर पहुंचती तो कितना समय लगता, कितना समय लगता, आप कहेंगे 48 घंटे। लेकिन वो पहुंची कब है, 4:45 पे ही, यानी कि लगभग आधे घंटे पहले ही पहुंच गई है। ठीक है, कितनी देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले ही पहुंच गई है, यानी कि 47.5 घंटे में वो ट्रेन पहुंच गई है। ठीक है, कितने, 47.5 घंटे में। तो आपसे पूछा है औसत चाल बताइए। तो देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 2649। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब दूरी आपके पास है 2649, तो दूरी बटे चाल आप कर दीजिए, बटे 47 कर दीजिए। ठीक है, कितना कर दिए, 47। और लेकिन इसमें क्या कहा है, 47 बटे इसको और आधा घंटा और ऐड करना है ये। ठीक है, आप इसको कर दीजिए। अब देखिए इस पूरे पूरे इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 54। ठीक है, 54 के आसपास आता है। या आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए बोर्ड नहीं है, नहीं तो आपको एग्जैक्ट इसका आंसर बताते हैं हम, यहाँ लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसको आप इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि है। तो ये भी क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछा था, यहाँ भी पूछ रहा है, बस घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय दिसंबर अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है। और मधुमक्खियों को लीची का फूल बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। क्लियर है, अक्टूबर से दिसंबर। आगे देखिए, खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको कुछ जानकारी दी गई है, आप बताइएगा। यह मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। भाई रेगिस्तान में पानी कहाँ रहता है, लेकिन फिर भी वहाँ ये उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इसको पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे आ गया, यह अपने तने में जल एकत्र करता है, लोग पतले पाइप से पीते हैं, गलत। ये बात है रेगिस्तानी ओक में। जो रेगिस्तानी ओक होता है ना, उसमें लोग पाइप डाल के पानी पीते हैं, लेकिन खेजड़ी वृक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन डी गलत है, बाकी आपका ए बी और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाथियों के विषय में दिया गया कुछ कथन है, कौन सा सही होता है, आप इसको ध्यान समझिएगा। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, ये सही हो सकता है। ठीक है, आगे, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। वयस्क हाथी 2 कुंटल से अधिक झाड़ियाँ खा लेता है, नहीं, कितना खा लेता है, 100 कुंटल। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 100 किलो, यानी कि 1 कुंटल, 1 कुंटल पत्ती खाता है, लेकिन यहाँ 2 कुंटल लिखा है, इसलिए गलत हो गया। एक हाथी 8 से 10 घंटे सोते हैं, नहीं, कितना सोते हैं, 2 से 4 घंटे। तो जो हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर। हाथी का जो बच्चा होता है वो 200 किलो का, या कह लीजिए 2 कुंटल का होता है। जो 3 महीने का बच्चा होता है कितना होता है, 2 कुंटल का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, पैराग्राफ पढ़िए और आप उत्तर ढूंढिए। क्या बोल रहा है, कह रहा है मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था जहां पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहां पर बांस के घर बनाए जाते हैं, और ऐसे घर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, असम राज्य में। ठीक है, क्योंकि असम राज्य में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। ये मैंने आपको क्लास में बहुत डिटेल में बताया था,
तो आपको याद होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको बनाते हैं। अगला देखिए क्या लिखा है कि ब्रेल लिपि में ये जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो आंख से अंधे व्यक्ति होते हैं, उनको पढ़ने के लिए लुई ब्रेल ने, जो फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने एक लिपि दी थी। और इस लिपि में 6 बिंदु पर आधारित यह लिपि थी, जिसकी मदद से अंधे व्यक्ति ऐसे हाथ फेर फेर के पढ़ सकते थे। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है कितने बिंदुओं पर आधारित थी, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित थी। और किन के लिए थी ये, तो अंधे बालकों के लिए या अंधे व्यक्तियों के लिए थी। आगे देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से पक्षियों में से कौन सी काफी हद तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। तो आपको शायद स्टोरी याद होगा, जब मैंने बताया था सब पक्षी शोर मचा रहे थे, तो उल्लू कैसे देख रहा था, अरे इधर कौन चिल्ला रहा है, उधर कौन चिल्ला रहा है, यानी कि यहाँ कौन चिल्ला रहा है, यहाँ कौन चिल्ला रहा है, पीछे कौन चिल्ला रहा है। तो उल्लू अपनी पूरी पूरी गर्दन लगभग लगभग घुमा लेता है 360 या 180। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, उल्लू एक ऐसा जीव है या एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन काफी हद तक घुमा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उल्लू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 लिखा है हमारे देश के नीचे, ठीक है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका और नारियल। ये भी मैंने आपको बताया था, एक लड़का था वो क्या बोला कि हमारे यहाँ घर के आंगन में एक चीज नीचे जमीन के नीचे उत्पन्न होती है और एक चीज एकदम ऊंचाई पे। तो यह किस राज्य का हो सकता है, यह हो सकता है केरल राज्य का। और जो जमीन के नीचे होता है वो क्या होता है, टैपियोका, और जो जमीन के ऊपर वो नारियल। तो आपसे पूछता है किस राज्य के घर में एक फल जमीन के नीचे और एक फल जमीन के ऊपर उगाया जाता है, तो कहाँ, केरला में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है, साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। देखिए गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से हमें आयरन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, आयरन, यानी कि लोहा। और ये आयरन रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन के लिए, और हीमोग्लोबिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड के लिए। ठीक है, और अगर आपको ब्लड की कमी हो जाएगी तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, आपको रोग हो जाएगा अनीमिया। तो आप ये ध्यान रखे रहिएगा, जब भी किसी व्यक्ति को अनीमिया रोग होता है या अनीमिया रोग से ग्रसित होता है, तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि आप गुड़ खाइए, आंवला खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, जिससे आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, मैंने आपको बताया था 3 सर्वश्रेष्ठ जानवर जो हमसे 6 गुना दूरी तक देखते हैं, कौन कौन से हैं, शेर, बाघ और चीता। और फिर मैंने आपको बताया था 3 सर्वश्रेष्ठ पक्षी, बाज, गिद्ध और चील। बाज, गिद्ध और चील ये हमसे 4 गुना ज्यादा देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन, चील, बाज और गिद्ध। ये हमसे कितना ज्यादा देखते हैं, 4 गुना ज्यादा देख पाते हैं। अगर हम लोग 1 किलोमीटर देखेंगे तो ये 4 किलोमीटर देख सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रख रहिएगा। अब देखिए ये मैप का क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बहुत अच्छे से मैप समझाया हुआ है। चलिए देख लेते हैं आपको कितना ध्यान है। देखिए कह रहा है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली के सापेक्ष, मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अब आप देखिएगा दिल्ली है, दिल्ली के हल्का सा ऊपर ही है हिमाचल प्रदेश, यही है। ठीक है, हल्का सा। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश, और क्या लिख रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश हो गया और ये क्या हो गया, मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल किस दिशा में होंगे, यही हमको बताना है। ठीक है, ये आप ध्यान रख रहे, देखिए बात को ध्यान समझिएगा। ये हमारा किस साइड में, ये यहाँ नहीं, थोड़ा सा यहाँ होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये देखिए कहाँ है, उत्तर साइड में है ऊपर, और ये नीचे दक्षिण में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो ये उत्तर में और ये दक्षिण में, तो दोनों को क्रमशः पूछा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कहाँ होगी, उत्तर में, और मध्य प्रदेश कहाँ होगा, नीचे दक्षिण में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर और दक्षिण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है ईवीएस
संक्षेपण अर्थ प्रयुक्त होता है संक्षेपण में, यानी कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो ईवीएस का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन होता है। क्या होता है? पर्यावरण अध्ययन। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये आपका 4th नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए यहाँ से साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन आ गए, जिसको हम थोड़ा सा दिमाग लगा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, वही हमें राइट आंसर ढूंढना है। देखिए, कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर जोड़ना, ये तो है भाई, ये तो है ना। वो कह रहा है कौन सा नहीं है। देखिए, कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, ये देखिए ये नहीं होना चाहिए। कड़े अनुशासन आप लागू नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए कुछ आगे के ऑप्शन को देख लेते हैं। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें, हाँ ये तो है, ये सही है। बच्चे को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है ना, ये आपको नहीं करना चाहिए, यानी कि कक्षा में कठोर अनुशासन का नियम नहीं बनाना चाहिए। तो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 क्या पूछ रहा है आपसे? देखिए, कह रहा है आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार प्रश्न का उद्देश्य क्या सुधार करना है, यानी वो ऐसे प्रश्न क्यों पूछती है। पहला लिखा है अवलोकन कौशलों में, संवेदन कौशलों में, चिंतन कौशलों में, या बोलने संबंधी कौशलों में। आप जरा ध्यान से समझिए, यहाँ जांच पड़ताल हो रही है और कल्पना परक प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब बच्चे सोच समझ के बताएं, तो इसका मतलब होगा कि अवलोकन। ठीक है, अवलोकन कौशलों को विकसित करने के लिए ये कार्य कर रही हैं कक्षा 5 में। क्लियर है? आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो लॉजिक से क्वेश्चन को आप निपटा देंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी, यानी कि पक्षी क्या है? हमारे दोस्त हैं, ये प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग कर रही हैं। ठीक है, जब वो पाठ पढ़ाती हैं तो नीचे दिए गए तौर तरीकों को अपनाती हैं। अब आप तौर तरीकों को समझ लीजिए। पहला, पक्षियों पर आधारित वो चित्र दिखाती हैं। दूसरा, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट दिखाती हैं। तीसरा, शिक्षार्थियों को नज़दीक वाले पार्क में लेके जाती हैं। इतना काम वो करती हैं। ठीक है, अब बताइए, लिखा है कि नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है, मतलब वो चाहती क्या है। चलिए देख लेते हैं। अपनी पाठ्य योजना का पालन करना गलत, ऐसा कुछ नहीं है। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, ये भी गलत है। भाई क्या जो अच्छे पढ़ने लिखने में है केवल उन्हीं को बताएंगी, बाकी को नहीं बताएंगी? सबको बताएंगी ना। दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना नहीं, प्रभावित करना शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता। वो तो पढ़ाए अच्छे से, ये है, लेकिन प्रभावित करने के लिए नहीं। लास्ट है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 4th नंबर। 4th नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताकि शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास हो। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है खेल जो हम खेलते हैं। प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी, यानी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेल में प्रतिभाग करें, इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना, अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, विभिन्न खेल के खेल कार्ड बनाना, उन्हें शिक्षार्थियों को दिखलाना, शिक्षार्थियों को भीतर बाहर खेले जाने खेल के नाम याद करने के लिए कहना, ये तो होगा ही नहीं। शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रम देखने के लिए और उस पर आधारित सामान्य परियोजना बनाने के लिए कहना, ये भी ठीक हो सकता है, बट इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, शिक्षार्थियों को खेल मैदान पर लेके जाइए, उनको अलग अलग खेल खिलाइए। तो बच्चे, ऐसे मान लीजिए कोई फुटबॉल में इंटरेस्टेड है तो वो खेलेगा, कोई क्रिकेट में है तो वो खेलेगा, और
किसी गेम में उसका इंटरेस्ट है तो वो गेम खेलेगा। ठीक है, इससे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि किस बच्चे का किस में इंटरेस्ट है और बच्चे अधिक से अधिक गेम में प्रतिभाग करें। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा पर्यावरण कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? शब्दों पर आप ध्यान रखे रहिए, कह रहा है नहीं है तो आपको उल्टा आंसर ढूंढना है। कह रहा है कि पाठ में दी गई महत्वपूर्ण परिभाषा की व्याख्या करना, यही आपका है। ठीक है, ईवीएस कभी नहीं कहता आप व्याख्या कीजिए, ईवीएस कभी नहीं कहता आप रटिए, ईवीएस कभी नहीं कहता आप थोपिए। ठीक है, ईवीएस हमेशा कहता है खोजिए, अवलोकन कीजिए, खुद से कीजिए, करके सीखिए। तो ये व्याख्या उख्या याद नहीं कराता, तो पहला ये आंसर हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है? जीव जंतुओं पर आधारित पाठ पढ़ाने के बाद में शीतल कक्षा 4 की शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती हैं। यानी कि उन्होंने जीव जंतुओं का पाठ पढ़ाया और कहा कि चलो बच्चों हम अब आप लोगों को चिड़ियाघर दिखाते हैं। तो यह या उनका यह कार्य यह शिक्षार्थियों में मदद करेगा, मतलब उनका यह कार्य शिक्षार्थियों को किस प्रकार मदद कर सकता है? चलिए देखते हैं। पहला, जीव जंतु संरक्षण कौशलों का विकास करना, दैनिक समझ सारणी चर्चा में बदलाव, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन या परिस्थितियों से जोड़ना। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जब भी आपको जोड़ने की बात कह दे तो आप समझ जाइएगा ईवीएस वही आपका राइट आंसर देने वाला है। यानी कि जब बच्चे वहां जाएंगे तब वो देखेंगे समझेंगे कि जानवरों को बांध के रखना कितना नुकसानदायक होता है, उनको भी स्वतंत्रता पसंद होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती हैं। मतलब पोषण कोई पाठ है उससे वो परिचित कराना चाहती हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के उदाहरण देने चाहिए। देखिए दोनों सही है, ऐसा नहीं है, बट हमें बेस्ट ढूंढना है। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है लगभग लगभग। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए अपने अपने बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और बाद में उनकी व्याख्या करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा बताएगा कि हम हलवा लाए हैं, कोई बच्चा बताएगा हम फल लाए हैं, कोई बताएगा हम पिज्जा लाए हैं, चाउमीन लाए हैं, तो अलग अलग भोजन को वो बताएंगी, फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किस पोषण को खाने से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए देखिए, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। ठीक है, जो चरण दिए गए हैं इनका अनुपालन आप कीजिए, ये रश्मि को सिखाया गया है। तो अब आप बताइए कि वो चरण क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि सबसे पहले पहले क्या होगा। देखिए पहला लिखा है प्रश्न लिखना, दूसरा लिखा है रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, तीसरा लिखा है ब्लूप्रिंट तैयार करना। अब इसको आप समझिए और बताइए सबसे पहले पहले हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले लिखा है प्रश्न लिखना, फिर लिखा है रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, फिर लिखा है प्रश्न पत्र का संपादन करना, फिर लिखा है ब्लूप्रिंट तैयार करना। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें सबसे पहले होगा रूपरेखा और डिजाइन तैयार करना, मतलब क्या क्या आपको बनाना है, कैसे कैसे करना है। तो देखिए इन सब ऑप्शन में दूसरा नंबर पहले पे है, तो आपका राइट आंसर यही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि और कहीं पे दूसरा पहले तो आया ही नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, हम लोग देख के कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कभी कोई एग्जाम में आ गया जिसमें दूसरा पहले दिया है, तब क्या होगा, तो आप फंस जाएंगे। तो देखिए हम समझा देते हैं, पहले आप डिजाइन तैयार कीजिए, डिजाइन तैयार करने के बाद उसका ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, ब्लूप्रिंट में होता है नक्शा। अब नक्शे के बाद में आप अब इसके बाद आप प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखने के बाद में देखिए कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, उसको आप एडिट कर दीजिए, यानी कि प्रश्न पत्र का संपादन कर दीजिए। तो पहला होगा, सबसे पहले क्या करना है, डिजाइन, उसके बाद में ब्लूप्रिंट, उसके बाद में प्रश्न लिखना और लास्ट में आपका प्रश्न पत्र का संपादन करना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर। क्लियर है? आगे देखिए, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती हैं, पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। यानी वो कह रही हैं
कि पर्यावरण के संरक्षण में हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है। इसके लिए बेहतर सुझाव क्या होना चाहिए? देखिए, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। कार, कंप्यूटर, स्कूटर जैसे व्यक्तिगत वाहन बाहर न रखें। घर से बाहर अक्सर जाने से बचें। अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच कराएं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा कि जैसे अपने जो जो भी आपके वाहन है, आप उसके नियमित जांच कराते रहिए, ताकि अगर वो ओवर पॉल्यूटेटेड हो जाए तो उसको आप रिपेयर करा दें, जिससे हमारा पर्यावरण क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करानी है आपको। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 86 क्या लिख रहा है? कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए। देखिए, बच्चों को जब भी जिज्ञासा जारी करना हो, आप ये जान लीजिए, आप उनसे प्रश्न पूछना शुरू कर दीजिए। जैसे ये बताओ, लाल किला कितना बड़ा है, किस कलर का है, तो बताने लगेंगे लाल है, ऐसे है, वैसे है। अर्थात वो सोचने लगते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। कौन सा होगा? कल्पनाप्रक प्रश्न पूछना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य है? जैसे आपने कह दिया कि मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं तो क्या करूंगा, आपने बच्चे को सोचने पे मजबूर कर दिया। तो अब बच्चा, इसका क्या उद्देश्य है जो आपने बताया कि अगर 1 महीने तक बिजली ना हो तो क्या होगा? तो सीधी सीधी बात है, अब बच्चों को बिजली के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। संवेदनशील मतलब बच्चे बिजली का अच्छे से प्रयोग करें, अच्छे से उपयोग करें, उसको खराब वेस्ट ना करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये, समुचित तरीके से बिजली के प्रयोग करने की प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, यही हमारा उद्देश्य है प्रश्न पूछने का। ठीक है, आगे देखिए, कक्षा 5 के पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है सर्वेक्षण और लेखन पर एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसमें है सामान्य जानकारी आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, वे चीजों को खोजे और सीखे, यही आपका राइट आंसर है। मैंने आपको बताया है, जहां भी शब्द आपको मिल जाए अवसर, जहां भी मिल जाए आपको बाहरी क्षेत्र से जोड़ना, ये इसको तो आप ब्रह्मास्त्र समझिएगा, ये आपको आंसर दे के जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवसर उपलब्ध कराना। चलिए आगे देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, फिर हम उसका उत्तर देंगे। देखिए, कह रहा है कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना है, यानी कि हमें पेड़ बचाना है, इसके लिए हम क्या करें? पहला नंबर ऑप्शन, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बच्चे पेड़ को अपनाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। दूसरा देखिए, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता, ये भी ठीक है, बट सबसे बेस्ट कौन सा है? पेड़ को अपना ले। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण, ये भी सही है। शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, तो इसमें जो मोस्ट हमारा प्रॉफिटेबल आंसर हो जाएगा क नंबर, कि प्रत्येक शिक्षार्थियों को उत्साहित करें कि वो एक पेड़ को अपनाएं और उसकी वो देखभाल करें। तो आंसर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 या प्रश्न नंबर 90। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद में शीला प्रकरण के बारे में विद्यार्थियों की समझ, ठीक है, देखिए विद्यार्थियों की समझ के स्तर को जानने के लिए एक परीक्षण प्रसारित करती है। उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता है कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। अब देखिए, बच्चे को आपने पढ़ाया, बच्चा नहीं समझ पाया तो आपकी गलती है, आप सुधारिए उसको, कैसे भी करके एकदम सरल तरीके से लेट कर, बैठ कर, सो कर आप उसको अच्छे से बताएं, उसको समझ में आ जाए। तो नहीं तो गलती आपकी ही मानी जाएगी। अगर बच्चा नहीं समझा तो गलती आपकी है। चलिए हम उत्तर देख लेते हैं। क्या बोला? उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, यह पाठ्य प्रकरण पुस्तक में शामिल किए जाने के लायक नहीं था, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो इन सब में जो राइट आंसर मैंने आपको बताया ना, कि आप अपने पढ़ने का तरीका बदलिए, पढ़ाने का। तो प्रकरण को पढ़ाने के लिए जो आपने पढ़ाया उसको पढ़ाने में अपने सही तरीके का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए बच्चों को नहीं आया। ठीक है,
तो दोस्तों ये था हमारा सितंबर 2014 का जो सीटेट ईवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, ये था उसका सलूशन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।